नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसके कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं विद कंडीशन। कंडीशन क्या है? एक तो ये क्यू जो है शुड नॉट बी ज़ीरो, दूसरा पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स। अब ये को प्राइम क्या है ना, इस को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोल देते हैं, कुछ बुक्स में लिखा रहता है रिलेटिवली प्राइम। वो एक ही बात है, को प्राइम कहो या रिलेटिवली प्राइम कहो एक ही बात है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो पी और क्यू है ना, अगर वो को प्राइम है तो इसका मतलब है कि उनका HCF जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो पी और क्यू हैं उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ के जो पी को भी डिवाइड कर दे क्यू को भी डिवाइड कर दे। तो इस फैक्ट को आप याद रखना, ये हमारे काम आएगा। तो ये तो हो गए हमारे रैशनल। तो थोड़ा सा रीकैप के तौर पे बता देता हूँ, वैसे पहले ये पढ़ाया जा चुका है कि रैशनल्स में कौन कौन आते हैं। सारे नेचुरल आते हैं। ठीक है, ये सारे नेचुरल, ये भी सब रैशनल हैं। इसमें ज़ीरो मिला दो तो होल नंबर बन गए, वो भी रैशनल है। इसमें नेगेटिव्स मिला दो, है ना, ये सारे, ये तो भी रैशनल है। अब आप कहोगे सर ये रैशनल कैसे हैं? आप किसी को भी पकड़ो, उसके अपोन में 1 लगाओ तो ध्यान से देखो ये पी अपॉन क्यू बन गया, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि 1 है, अदर देन ज़ीरो है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फिर पी और क्यू आर को प्राइम, तो को प्राइम भी है क्योंकि 2 का या किसी भी नंबर का 1 के साथ अगर आप HCF देखोगे तो 1 ही आता है। तो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरीके से इसमें डेसिमल्स आते हैं जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1.2, 1.32, 1.427 जो कुछ स्टेप चल के रुक जाते हैं वो सारे भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल ही होते हैं। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग में भी कुछ होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल्स, वो भी हमारे रैशनल ही होते हैं। जैसे मान लो 0.12, फिर 12, फिर 12, फिर 12, ऐसे जिनमें कोई पैटर्न रिपीट करता है तो वो भी हमारे रैशनल होते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी जाएंगे, फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी अपॉन क्यू, उसकी डेफिनेशन लाइक कि पी अपॉन क्यू होता है जिसमें क्यू क्या है? नॉन जीरो, और पी और क्यू क्या है? को प्राइम। और को प्राइम का मीनिंग क्या है कि उन दोनों नंबर्स का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और फिर इर्रेशनल नंबर कौन है? तो एक डेफिनेशन तो यही है कि जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो सब इर्रेशनल है। एक तो यही डेफिनेशन है। दूसरा ये है कि इनकी जो डेसिमल प्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। रिपीटिंग कहो या रैकरिंग कहो एक ही बात है। ठीक है, तो जो इर्रेशनल नंबर होगा जब हम उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रैकरिंग होगा, तो ये रैशनल है। अगर हम रैशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला दें, दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो हमने ध्यान देना है, जो बीच बीच में हमारे काम आएगा, वो ये है कि रैशनल के अंदर अगर हम रैशनल को मिलाते हैं, एक रैशनल नंबर है दूसरा भी रैशनल नंबर है, हमने दोनों को मिला दिया, मिला दिया मतलब प्लस करके मिला सकते हैं, माइनस करके मिला सकते हैं, मल्टीप्लाई करके मिला सकते हैं, डिवाइड करके मिला सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से मिला दिया रैशनल में रैशनल, तो आंसर पक्का रैशनल ही होगा। ये हमने याद रखना है। अगर हमने रैशनल में इरैशनल को मिलाया, ठीक है, रैशनल में इरैशनल को प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या तो डिवाइड किया, तो फिर आंसर पक्का इरैशनल ही होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सिंपल है, मान लीजिए ये एक रैशनल नंबर है 3 और √2 मान लो एक इरैशनल नंबर है, दोनों को अगर प्लस करें तो ये पूरा इरैशनल ही होगा। अगर हम इनको माइनस कर दें तो भी ये पूरा इरैशनल ही होगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ऐसे 3√2 तो भी ये इरैशनल ही है।
अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें या तो ऐसे डिवाइड कर दें तो भी ये इर्रेशनल ही हैं। तो अगर हम रैशनल में एक इर्रेशनल मिलाएं, किसी भी तरीके से मिलाएं, तो वो हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल मिलाया, ठीक है, इर्रेशनल में इर्रेशनल को प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो आंसर क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है मे बी रैशनल और इर्रेशनल। मतलब कोई पक्का नहीं है, कभी कभी रैशनल आ सकता है, कभी कभी इर्रेशनल आ सकता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके इस बात को मैं समेटता हूँ। जैसे 3 माइनस रूट टू, ये क्या है, ऑब्वियसली एक इर्रेशनल नंबर है। और 3 प्लस रूट टू, ये भी एक इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल में हम इर्रेशनल को अगर प्लस करें, ऐसे प्लस कर दें, तो जैसे ही प्लस करोगे आप देखोगे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गए, आंसर तो बचा 6, और जो आंसर आया वो तो रैशनल है। तो यानी कि ये पॉसिबल है कि इर्रेशनल में इर्रेशनल मिलाओ तो रैशनल आ सकता है। और अगर मैं ऐसे कर दूं कि 3 प्लस रूट टू और मान लो चलो 7 प्लस रूट टू, ठीक है, ये दो इर्रेशनल नंबर हैं अलग अलग, इनको मैंने प्लस किया, तो अब ये बन गए 10, 7 प्लस 3 तो हो गया 10, और ये 1 रूट टू मिल के हो गए 2 रूट टू। तो अब ये तो इर्रेशनल आ गया, जिसके अंदर अनरूट बैठा है वो तो इर्रेशनल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इर्रेशनल में इर्रेशनल मिलाएं तो इर्रेशनल आता है। तो यही मैं यहाँ समझा रहा था कि इर्रेशनल में जब इर्रेशनल को हम मिलाएंगे, चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करें, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर्स कैसे हैं। बट हमारे मतलब की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये सेकंड वाला है। ठीक है, कि जब भी रैशनल के साथ में इर्रेशनल बैठा होगा, नॉर्मल नंबर्स के साथ में अंडर वाला बैठा होगा, जैसे मान लो 3 प्लस √5 ऐसे, तो ये पक्का इर्रेशनल है। अगर 3 √5 आ गया तो भी इर्रेशनल है। अगर मैं इसके अपॉन में 2 लिख दूं, प्लस में 7 लिख दूं, 17 कर दूं, कुछ भी कर दूं, जब तक ये है ना, ये इर्रेशनल ही माना जाएगा। तो ये चीज़ अपने काम आएगी, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम ये थ्योरम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले भी डिस्कस की थी कि अगर हमारा p कोई प्राइम नंबर है, p क्या है, प्राइम नंबर है, और ये ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है, ये a कोई नंबर है a, उसके स्क्वेयर को डिवाइड करता है। तो अगर ऐसा है कि p जो है वो a स्क्वेयर को डिवाइड करता है प्राइम होने के बावजूद, देन ये पक्का है कि p डिवाइड्स a। तो p जो है वो फिर a को भी डिवाइड करेगा। इसका भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। तो अब हमारे पास बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, जो कि इसी टाइप के फिर हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में मोस्टली आ ही जाता है। तो देखिए हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये √2 है ये इर्रेशनल है, इसको हमने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। इसमें कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे हम ये सोच के चलेंगे कि ये इर्रेशनल नहीं है, प्रूव करना है कि इर्रेशनल है, बट हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ये इर्रेशनल नहीं है। बट हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें या तो सारे नंबर रैशनल हैं या फिर इर्रेशनल है, दो ही कैटेगरीज हैं, तीसरी नहीं है। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये इर्रेशनल नहीं है, तो फिर ये पक्का हो गया कि ये रैशनल है। तो यहीं से हमारा काम शुरू होता है। हमने इसको प्रूव करना है इर्रेशनल, तो इसके सॉल्यूशन में हम लेके चलेंगे कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने उल्टा ले लिया, रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल अज्यूम कर लिया। फिर अब डेफिनेशन पे जाओ कि अगर वो रैशनल है तो फिर पक्का P/Q के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि रैशनल है तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको ले लिया कि रैशनल है, रैशनल है तो P/Q के इक्वल होगा। और कंडीशन क्या है कि Q कैन नॉट बी ज़ीरो, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ये वही आ गया, देखो को प्राइम वाला, ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। तो अब इसके बाद इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, तो ये बन गया p ये p को 1 में किया तो p, और इसको इधर किया तो बन गया √2 और q, ऐसा बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो,
फिर हमने इसमें स्क्वेयरिंग किया तो ये बन गया पी स्क्वेयर, और यहाँ बन गया ये √2 और इसका स्क्वेयर। यहाँ लिख देना जी आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या बना, स्क्वेयरिंग कर लो, ये बना पी स्क्वेयर। अंडर रूट वाला कोई भी नंबर हो उसका जब हम स्क्वेयर करते हैं तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम √2 का स्क्वेयर करेंगे तो पहले आप ना एक स्टेप ऐसे लिख लेना कि ये √2 का स्क्वेयर और इंटू क्यू का स्क्वेयर ऐसे बनेगा, मतलब दोनों का अलग अलग स्क्वेयर हो जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होती। यहाँ ये इससे कैंसिल हुआ तो पी स्क्वेयर बना 2 क्यू स्क्वेयर, ऐसा बन गया। ठीक है, पी स्क्वेयर बन गया 2 क्यू स्क्वेयर। अब ज़रा इस एक्सप्रेशन का मीनिंग समझो। हम ये कह रहे हैं कि पी स्क्वेयर जो है ना, ये कोई नंबर है जो 2 को क्यू स्क्वेयर में मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए 16 है, वो 2 को 8 में मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, क्या इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये जो 16 है ये 2 से डिवाइड होता है? देखो ना, 16 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 8 आएगा। तो जब हम ऐसा लिखते हैं कि 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, तो इसका एक मीनिंग ये भी है कि ये 2 भी इसका फैक्टर है, ये 8 भी इसका फैक्टर है। फैक्टर को हम डिवाइज़र भी कहते हैं, मतलब 2 भी इसको डिवाइड करता है, 8 भी इसको डिवाइड करता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास ये आ गया कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 क्यू स्क्वेयर, तो इसका मीनिंग ये है कि 2 जो है वो पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो बस ये हमने यहाँ यूज़ कर लेना है। तो लिखा हमने कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर। अभी जो थ्योरम पढ़ी थी है ना, ये वाली, जो क्या कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो फिर वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो अभी इस हमारे जो क्वेश्चन चला उसमें ये प्राइम नंबर बन गया 2। ठीक है, और ये 2 जो है वो पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो फिर ये 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। तो बस यही कहानी हम यहाँ लगा देते हैं कि अगर 2 जो है वो पी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो इसका मीनिंग हो गया कि 2 डिवाइड्स पी। ठीक है, 2 डिवाइड्स पी। अब जो है इसका मीनिंग समझें कि ये जो p है ये 2 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने का मतलब है कि जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तभी तो हम बोलते हैं ना कि पूरा पूरा डिवाइड हुआ। अब जब रिमाइंडर 0 बचा तो कुछ तो आंसर आया होगा। मान लेते हैं कि इसको डिवाइड करके आंसर जो नंबर आया उसका नाम हमने रख दिया m। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो p है वो 2 को m से मल्टीप्लाई करके आता है? जैसे 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2 8 जा 16। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो 16 है वो 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन है, अगर रिमाइंडर 0 है तो। ये जो 16 है ये 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली ये जो p है ये 2 और m का मल्टीप्लिकेशन है। तो बस वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर देना है। तो हमने यहाँ लिखा कि जो इससे ये पता चला कि जो p है वो है 2m। अब ये m कौन है? ये तो कोई इंटीजर है। ठीक है ना, m इज़ एन इंटीजर, कोई इंटीजर है जो भी नंबर डिवाइड करके आया। ठीक है, तो ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का नाम यहाँ 1 रखना है और इसको ले लेना है 2। ठीक है, फिर आपने बोलना है कि यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, जो ये रिजल्ट नंबर 2 है इसको इक्वेशन 1 में पुट करा दिया। क्या है रिजल्ट नंबर 2? कि p का वैल्यू बन गया 2m। तो जाओ इसे 1 में और वहाँ p की जगह पे 2m पुट कर दो। तो 1 में हमने जब ये p की जगह पे हमने यहाँ 2m पुट किया, p की जगह 2m पुट किया, तो ये क्या बन गया 4m स्क्वेयर। 2 का भी स्क्वेयर करना है, m का भी स्क्वेयर करना है। 2 का स्क्वेयर 4 होता है, m का स्क्वेयर तो m स्क्वेयर लिखेंगे, इज इक्वल टू बना 2 स्क्वेयर। ये वाला जो 2 है इसको ले जाओ इधर, 4m स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, यहाँ कट करा दो। तो ये ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फिर से वही सिचुएशन बन गई कि यहाँ जो ये क्यू स्क्वेयर है ये 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ है। जैसे 16 को हम 2 इंटू 8 लिखते हैं तो इसका मीनिंग था कि 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वेयर, इसका मीनिंग है कि 2 जो है वो क्यू स्क्वेयर को डिवाइड करता है। तो बस यही चीज़ अपने को समझनी है कि इसका क्या मीनिंग हुआ। इसका मीनिंग हो गया 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर। और यही वाली थ्योरम जो थी कि अगर कोई प्राइम नंबर, यहाँ वो प्राइम नंबर है 2,
क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज के 2 डिवाइड्स क्यू। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट को ना, इस वाले को जो ये स्टार है और ये जो डबल स्टार है ना, इन दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा पढ़ के देखो। यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स पी और यहाँ आ गया 2 डिवाइड्स क्यू, तो दोनों को क्लब करके लिख दो कि 2 डिवाइड्स पी एंड क्यू, बोथ, दोनों को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे हम कह के आए थे कि पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम है, मतलब उनको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो उन दोनों को डिवाइड करे। को प्राइम का यही मीनिंग है। तो लिखेंगे विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। यहाँ पहले इसमें लिख दो बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। तो ये कैसी सिचुएशन बन गई, ये कंट्राडिक्शन बन गई। दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हम जो अज्यूम करके चले थे उसी के उलट रिजल्ट आ गया है। हम अज्यूम करके चले थे पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनको 1 के अलावा कोई भी नंबर दोनों को इकट्ठा डिवाइड नहीं कर सकता, बट हमारे पास तो आ गया यहाँ पे कि 2 जो है दोनों को डिवाइड करता है, तो ये आ गई कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब है कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है, तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि √2 रैशनल है, तो इसका मतलब हो गया कि √2 रैशनल नहीं है। और हमने पढ़ा है कि जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो पक्का इरेशनल होते हैं। तो बस फिर यहाँ से हो गया कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया कि √2 इज इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल। तो ये था, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो √3 में आप देखना बिल्कुल सारे स्टेप जो है ना सेम चलेंगे, और हम क्या करेंगे, बस यहाँ 2 की जगह पे 3 कर देंगे। यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, यहाँ 3 आ गया। ऐसे करके चेंज करना है, बाकी सब वर्डिंग और सारा लॉजिक सब सेम है बिल्कुल। जब यहाँ 9 बना और यहाँ 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 और बाकी सब कुछ सेम, और फाइनली यहाँ 3। ऐसे ही 5 आएगा तो हम सारी जगह 5 कर देंगे। बस ये है, आपने एक की प्रैक्टिस करनी है, आपके सारे हो जाएंगे। तो ये हो गया, इसको आप खुद से करें। हाँ, अब ये दूसरे टाइप के नंबर्स आ गए हैं। आप देखो कि यहाँ पे अकेला √3 होता तो मैं वही वाला प्रोसीजर लगाता जो अभी अभी हम करके आए हैं, बट √3 के साथ में कोई आके बैठ गया, दूसरा पोर्शन। अब ये जो दूसरा पोर्शन है ये क्या हो सकता है, √3 के साथ। अब √3 को पकड़ के मत बैठ जाना। √3 का मतलब है √3, √2, √5, √7, एक अंडर रूट वाला नंबर होगा और साथ में कोई और होगा। वो जो साथ में कोई और है वो इसमें प्लस भी हो सकता है ऐसे, माइनस भी हो सकता है ऐसे, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे मल्टीप्लाई भी कुछ नंबर हो रखा हो, डिवाइड भी हो रखा हो, प्लस भी हो रखा हो। तो ये सब कॉम्बिनेशंस इसी टाइप में कवर होंगे, ठीक है। अब इस टाइप को हम कैसे देखें, वो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन से ही चलेंगे, बट इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। देखें क्या है, हमने क्या किया, इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ए ले लिया और ब्रैकेट में लिख देंगे साथ ही साथ कि ए कौन है, वो रैशनल नंबर है, यानी कि इसका उलट अज्यूम करके चले हम, रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ जब भी अब आप ये पहला स्टेप कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब आपका टारगेट है कि आपने इस अंडर रूट वाले टर्म को सेपरेट करना है इक्वल के एक साइड, ये आपका काम है। अब बाकी सबको एक एक करके हटाओ। तो देखेंगे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 5 को ले जाते हैं इधर,
जब 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का है, तो उधर जाके माइनस हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। अब इस माइनस को भी हटा दो। जब हम किसी को माइनस से लाइक मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, तो ये ए जो है नेगेटिव हो गया, 5 जो है वो पॉजिटिव हो गया, ऐसा बना। अब आप ध्यान से देखो कि अंडर रूट के एक तरफ अकेला इक्वल के एक तरफ अकेला अंडर रूट वाला नंबर आ गया। इक्वल के एक तरफ अकेला अंडर रूट वाला नंबर आ जाए तो आपका पहला काम पूरा हो गया है। अब यहाँ से चलता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि अब आपने कुछ लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है? ऐसे लिखना है, सिंस ए, जो हमारा ये ए है, इज रैशनल। ए क्या है? रैशनल है। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है हमने, इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। ए के साथ क्या आया है? माइनस। तो हमने बोलना है कि अगर ए रैशनल है, रैशनल नंबर, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि माइनस ए है वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि रैशनल का नेगेटिव रैशनल ही होता है। फिर उसमें +5 है, तो अगर हम एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर ऐड कराएं तो भी वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया ये पूरा रैशनल है, बट ये तो इसकी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना, मतलब जो ये है वही ये है। इक्वल का यही मीनिंग है, जो लेफ्ट वाला है वही राइट वाला है। तो राइट वाला तो हमारा रैशनल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से तो ये कंक्लूजन आ गया कि √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। √3 रैशनल हो गया। बट हमें तो ये पता है कि अंडर रूट वाले ऐसे सारे नंबर तो इररेशनल होते हैं, बट वी नो √3 इज इररेशनल नंबर, ठीक है। तो अब रिजल्ट ये आ गया कि √3 का हमें पता है कि इररेशनल है, बट वो तो यहाँ पे रैशनल प्रूव हो गया, तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब हुआ आवर पोजीशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया, ठीक है। और अगर वो रॉन्ग है तो हमने तो इसको लिया था ए, और ए है रैशनल, तो वो तो रॉन्ग हो चुका, तो इसका मतलब हो गया कि वो रैशनल नहीं है, और जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल होता है। तो इसका मतलब आया 5 - √3 इज इररेशनल नंबर। ये हमने प्रूव किया। अब ध्यान से सुने एक बात, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने तब देनी है जब क्वेश्चन 2 मार्कर है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे, अगर क्वेश्चन 3 मार्कर है, मान लो 3 मार्क्स का है, और साथ में ये गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है गिवन है कि √3 इज इररेशनल, ठीक है, तब भी इतना ही काफ़ी है, तब भी हम यही कर देंगे। अगर क्वेश्चन 3 मार्कर है और उसमें कहीं भी ये गिवन नहीं है कि √3 इज इररेशनल, तब ये एडवाइजेबल है कि आप यह सारा करने के बाद, ठीक है ना, √3 को अलग से इररेशनल प्रूव कर दें, वही जो पहले वाला प्रोसीजर है उससे, उस पहले वाले प्रोसीजर से √3 को इररेशनल प्रूव कर दें, दिखा दें, उसको शो कर दें। हमने यहाँ लिया है ना कि वी नो दैट, कि हमें पता है कि ये इररेशनल है, तो इसको हमने ऐसा नहीं बोलना कि पता है, हम इसको प्रूव कर देंगे। यहाँ लिख देना प्रूव्ड अहेड, तो बस आगे इसको प्रूव कर देना है। तो ये इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन है, सावधानी रखने वाली बात है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 2 मार्कर आए तब तो हमने यही करना है। अगर 3 मार्कर और साथ में क्वेश्चन में कई बार लिख के दे देता है कि √3 इज इररेशनल, अगर ऐसा लिख के दिया है तब भी यही करना है, बट अगर लिख के नहीं दिया है तब आपने इस √3 को भी प्रूव कर देना है। तो इतना ही काम है बस। अब इसमें जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम यही करेंगे, लेट 3√2 को हमने क्या ले लेना है? ए, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है? ए इज रैशनल नंबर, ठीक है। ए को हमने मान लिया रैशनल नंबर। तो फिर क्या करें? अब आपका काम है इस अंडर रूट वाले टर्म को सेपरेट करना। तो अंडर रूट के पास 3 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको अपॉन में कर दो 3 वाला। अब हो गया अकेला। अब लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि सिंस
ए इज रैशनल नंबर। ए हमारा कैसा नंबर है? रैशनल। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ए को 3 से डिवाइड कर दें तो हमें पता है कि ए तो रैशनल है, 3 भी रैशनल है, उनको रैशनल को रैशनल में मिलाओ, रैशनल ही रहता है। तो a/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। और ये a/3 तो इसके इक्वल है, तो जब जो ये बन गया वही ये बन चुका है, मतलब √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट वी नो √2 इज इर्रेशनल। हमें तो पता है कि √2 इर्रेशनल है, तो √2 आ गया रैशनल, होता है वो इर्रेशनल, तो ये बन गई कंट्राडिक्शन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन। तो आवर पोजीशन इज रॉन्ग, जो हम सपोज करके चले थे वो गलत है। आवर पोजीशन इज रॉन्ग, ठीक है। और फाइनली हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। और यहाँ जाके ये काम हो जाता है कंप्लीट। बात यहाँ भी वही है कि अगर ये 2 मार्कर है तब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, तब इतना सफिशिएंट है। अगर 3 मार्कर है और साथ में गिवन है, गिवन के √2, ये जो √2 वाली टर्म है वो लिख के दिया रहता है क्वेश्चन में, कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिखा रहता है कि √2 इज़ इर्रेशनल, ठीक है, ये गिवन है, तो उस टाइम भी यही काफ़ी है, इतना ही करना है। बट अगर ये गिवन नहीं है और क्वेश्चन 3 मार्कर है, तब आपने यहाँ पे लिख देना है कि जो लिखा ना √2 इज़ इर्रेशनल, यहाँ लिख देना प्रूव्ड अहेड, कि इसको हम आगे प्रूव करेंगे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन के बाद अलग से प्रूव कर देना कि √3 जो है, √2 जो है वो इर्रेशनल है। वो हमारा वही पहले वाला प्रोसीजर लगेगा।